उम्र में मुझसे कई साल बड़े थे और मैं पत्रकारिता में उनसे करीब 15 साल सीनियर था। इस कारण दोनों एक दूसरे का बहुत लिहाज करते थे। आमने सामने होते कम बातें होती, दुआ सलाम होता, बस यही रिश्ता था हम लोगों का। और ऐसे ही उनको मैं पंडित ज़्यादा समझता था, कारण उनके ललाट पर हमेशा भगवान श्री राम का चंदन लगा होता था। वो अयोध्या प्रेमी थे, लेकिन एक खुददार व्यक्ति, एक पत्रकार और समाज सेवी, उनकी यही पहचान। मैं बात अशोक सिन्हा जी की कर रहा हूँ। अशोक सिन्हा जी, उनका पढ़ाया हुआ कोई न कोई बच्चा राह चलते मिल जाता और उन्हें पैर छूकर प्रणाम करता। उन्होंने जमुई में करीब 20 साल सरस्वती अर्जुन विद्या मंदिर नाम से बुधवन तालाब के करीब स्कूल चलाया और उसके बाद वो समाज सेवा के साथ साथ पत्रकारिता करने लगे। इंडियन पंच अखबार के वो प्रभारी थे और जमुई में सामाजिक सरोकार से उनका गहरा नाता था। एक दिन अचानक उनका फ़ोन मुझे आया, जबकि हम दोनों में उतनी बातें नहीं होती थी, वही लिहाज जो मैंने बताया था, उम्र और पत्रकारिता के अंतर का। लेकिन एक दिन अचानक उनका एक फ़ोन आया। मैं चाहता हूँ कि अगर आप जनसुराज में मेरे साथ जुड़ जाएं तो मैं जमुई में जनसुराज को खड़ा कर लूँगा। मैंने उनकी इस फ़ोन पर सिर्फ इतना कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जनसुराज से जुड़ जाऊं तो ये बेहतर होगा, तो आप मुझसे पूछ क्यों रहे हैं, आप समझ लीजिए मैं जनसुराज से जुड़ गया। ऐसा प्रभाव था उस व्यक्ति का। वो जिस भी महिलाओं से, पुरुषों से, बड़ी संख्या में लोगों से जिससे भी मिलते उसे अपना बना लेते थे और यही उनके पूरे व्यक्तित्व की पहचान थी, जो बहुत बड़ा नुकसान कर गई। उन्होंने जनसुराज के लिए जिया और अंततः जनसुराज के लिए ही अपनी जान दे दी। वो संघर्षों में जी रहे थे, लेकिन चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान किसी को यह पता नहीं चलने देती थी कि उनका संघर्ष बहुत गहरा है। अभी हाल के दिनों में जब उनके परिवार में उनको अपने बच्चे की छठी मनानी थी, तब मैं उनके घर गया और तब मुझे एहसास हुआ कि चेहरे पर मुस्कान लिए संघर्ष करता, आर्थिक संकटों से जूझता यह व्यक्ति जनसुराज के लिए कितना कुछ समर्पित है। और सबसे तो बड़ी बात यह है कि समाज में कोई भी तबका, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सब में उनकी गहरी पैठ थी और अगर वो लाचार विवश था तो वो हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते। वो अमूमन धर्म प्रेमी होने के कारण बाहर खाना नहीं खाते थे। उसके पीछे उनका तर्क था कि जो बर्तन रेंट वाले अथवा भाड़े वाले होते हैं उसमें लहसुन, प्याज, मीट, मछली का प्रयोग होता है, इसलिए उसका बना खाना वो नहीं खा सकते। और नतीजा ये होता था कि जनसुराज की लगातार मीटिंग में 24 घंटे लगातार जनसुराज के बारे में सोचते हुए जब उनका भ्रमण, मीटिंग, अन्य कार्यक्रम चलता था तो वे भूखे ही अपने घर से जाकर वापस लौट आते थे। और यह बात भी किसी को एहसास नहीं होती थी कि वो उम्र के इस पड़ाव पर 65-70 साल के बीच में होने के बावजूद इतनी कठिनाइयों से गुजरते हुए भी मुस्कुराते। मैंने उनसे जब हामी भरी, उन्होंने पहली मीटिंग करने का निर्णय लिया, तब उन्होंने ये बताया था कि प्रशांत किशोर जी ने उन्हें बुलाया। पटना में 2 दिन की मीटिंग हुई है और जनसुराज को आगे बढ़ाया। तब जनसुराज घर घर नहीं पहुंचा था, उसकी शुरुआत भी कम हुई थी। सोशल मीडिया के नाम से, सोशल मीडिया के बहाने हम सब उनसे जुड़े थे और निश्चित रूप से मेरे मन में भी जनसुराज से जुड़ने की ललक थी, परंतु हमको प्रेरित करने के लिए वही सामने आए। उन्होंने मुझसे कहा, मैं एक मीटिंग करना चाहता हूं, परंतु इस वक्त आर्थिक स्थिति वैसी है नहीं और फंड भी नहीं है। आखिर अगर विवाह भवन बुक करते हैं तो वहाँ पैसे लगेंगे। वसूली के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, कोई बात छिपा हुआ है? हॉल खाली पड़ा था। मैंने आज उसके घर में बहुत परेशानी हो रही है, बहुत सारी बात हो रही है जो बोला नहीं जा सकता। इसके बाद वो सिलसिला लोन वसूलने के लिए उन्होंने मुझे प्रत्याशी के दावेदार के रूप में प्रस्तुत किया था। मुकेश बाबू सारथी बनकर आगे हमारे भावी प्रत्याशी कोई ऐसी सभा नहीं थी। प्रदीप चौधरी जी और तमाम जनता जनसुराज के माता बुजुर्गों सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ तक कि प्रशांत किशोर जी की जमुई की सभा में भी जब मैं उनसे मंच पर बैठने के लिए गुस्सा हो गया कि आखिर सभी लोग मंच पर मुझे चिंता इस बात की हो रही है
जब देश आजाद हो जाएगा एक व्यक्ति से और नहीं ये आया भ्रष्टाचार, थे, चूंकि हर व्यक्ति से उनकी अपनी सीधी पहचान थी और वो चाहते थे कि हर व्यक्ति से मिलकर उसका आवभगत सत्कार करें, क्योंकि जिस दिन प्रशांत किशोर जी का जमुई स्टेडियम में आगमन हुआ वो अपने आप में ऐतिहासिक इस कारण से था कि तब तक बिहार के किसी भी जिला मुख्यालय में उनकी सभा नहीं हुई थी और ये मुख्यालय की सभा भी उन्होंने हमारे साथ मिलकर के अपने बूते पर आयोजित करा। वो मंच पर बैठे नहीं, तस्वीरें खिंचाने की कोई ललक नहीं, अक्सर वो गाड़ी पे मंच के लिए मैं वैसे ही खड़ा हूँ जैसे क्रिस अर्जुन के साथ, यानी मेरे साथ अशोक सिन्हा जी मुझे छोड़ कर गया, वह भी मिला बताए आश्वासन देकर के वो साथ इधर आ जाते थे। जब मैं इस परिस्थिति से निकला तो मैंने यह निर्णय कर लिया है कि हर सभा में वो मेरे साथ उपस्थित रहते थे, इसलिए उन्हें मैं छुट्टी नहीं देने वाला। अपने बैनर में मैंने उन्हीं उसी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ रख लिया है। अब वो हर सभा में मेरे साथ रहेंगे, यही मेरी श्रद्धांजलि है। और मैंने अपनी बेचैनी को कम करने के लिए यह वीडियो बनाया है ताकि उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ साथ अपनी पीड़ा कम कर सकूं, उनसे शिकायत कर सकूं कि उन्होंने ऐन वक्त पर युद्ध के समय में जब चुनाव की रणभेदी बच चुकी है वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी प्रेरणा मुझे इस लड़ाई में और भी तेज लड़ने की प्रेरणा देती रही। उन्हें मैं श्रद्धांजलि देता हूँ, लेकिन अशोक सिन्हा जी के बहाने मैं एक ऐसी बात भी आज करना चाहता हूँ जो आप सबको, आपके घर के बुजुर्गों, अभिभावकों और उनके बच्चों को एक बात सिखाएगी कि आप एहसास भी नहीं कर रहे कि आपकी छोटी सी भूल आपको कहाँ पहुँचाती है। दरअसल 10 जनवरी को अशोक सिन्हा जी मेरे मना करने के बावजूद उम्र का ख्याल किए बिना मोटरसाइकिल से जनसुराज की एक मीटिंग के लिए शाम में निकल गए। रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। मेरे साथ जुड़े होने के कारण मुझे कुछ एहसास तो हो ही जाता। मैंने उन्हें फ़ोन लगाया यूं ही हालचाल जानने के लिए, लेकिन उन्होंने बताया कि वो सड़क पर गिरे हुए हैं और इसी वक्त एक्सीडेंट हुआ। खैर, उन्हें उठाकर जमुई के डॉक्टर विशाल आनंद सिंह के क्लिनिक पर ले जाया गया, जहां उनका हाथ टूट गया। उन्हें इलाज किया गया और ऑपरेशन बताया गया। उसी वक्त पहली बार उनके ब्लड की जांच हुई और अन्य जांच कराए गए। उस जांच में यह पता चला कि उन्हें शुगर की गंभीर बीमारी है और शुगर लेवल काफ़ी हाई है। डॉक्टर ने साफ कहा था कि अगर इन्होंने शुगर को कंट्रोल नहीं किया, दवा नहीं खाया, लापरवाही की तो वह जानलेवा हो सकता है। उन्होंने ऑपरेशन के लिए 1-2 दिन का समय लिया और फिर जमुई के ही एक लोकल लेवल के किसी झोला छाप से अपने हाथ का ऑपरेशन नहीं कराया, बल्कि सीधे प्लास्टर करा दिया। उम्र इतनी ज़्यादा और हाथ का प्लास्टर करने के बाद उनके हाथ कभी ठीक नहीं हुए और 6-7 महीने के बाद उनका एक हाथ पूरी तरह खराब हो गया। उस खराब हाथ के साथ भी वो थोड़े मोटरसाइकिल एवं अन्य साधन को चलाने के लिए लाचार हो गए और उनकी व्यवस्था उनके चेहरे पर दिखाई पड़ने लगी जब वो 4 चक्के के बिना कहीं भी जाने आने से लाचार हो गए। उन्होंने शुगर के बारे में पूछने पर भी हमेशा दवा खाने की बात कही, परंतु उन्होंने अपना ख्याल नहीं किया। जनसुराज और बाकी समाज के पीड़ित लोगों के लिए समाज सेवा करने में उन्होंने अपना थोड़ा भी ख्याल नहीं रखा। नतीजा ये हुआ कि उनका बीपी लो हुआ और शुगर का लेवल 732 था, जब वो बात करते करते हमारे हाथों में ही दम तोड़ दिया। मैं उनके बच्चों से काफ़ी नाराज़ था। उनके बच्चे काफ़ी सीधे हैं। सीधे मतलब समाज के वर्तमान परिस्थिति में सेट कहीं नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि वो समाज की मुख्य धारा में, समाज की इस दौड़ में पीछे रह गया। अशोक सिन्हा जी ही अकेले उस घर के मजबूत स्तंभ थे और वो अचानक चले गए, जिसका बच्चों को भी एहसास नहीं। मैं बच्चों से काफ़ी नाराज़ था और जब उन बच्चों से बात हुई तब मुझे पता चला कि अगर गार्जियन जिद्दी हो तो बच्चे बदनाम हो जाते हैं, परंतु अब उस गार्जियन को कोई क्या कहे कि उनके चले जाने से परिवार, समाज और घर के लोगों का कितना बड़ा नुकसान होता है। मैंने अपने पिताजी को भी देखा। मैंने कोरोना से पहले उनका इलाज एक अच्छे डॉक्टर से पटना में डॉक्टर विकास सिंह से कराया। वो काफ़ी अच्छे हो गए थे, लेकिन वो भी उसी जिद्दी मिजाज के थे। अक्सर पूछा करते थे कि आखिर मैं ज़िंदगी भर कब तक दवा खाता रहूँगा। आप जब वृद्ध होते हैं, 60-65 की उम्र पार कर जाते हैं,
तो आपको दवा को मेहमान की तरह, बीमारी को, रोग को मेहमान की तरह स्वागत सत्कार करना होगा और उसके कहे अनुसार ही चलना होगा। उसके पूछकर उसकी इच्छा के हिसाब से आपको चलना होगा, अन्यथा अनुशासनहीनता की बीमारी आपको निगल लेगी। वही अशोक सिन्हा जी के साथ हुआ। और ऐसी परिस्थिति में अक्सर जब वृद्ध काल के गाल में समाते हैं तो बच्चों पर बदनामी का यह दाग लगता है। अशोक सिन्हा जी के बहाने मैं आप सबसे भी यही बात कहना चाहता हूँ कि जब अभिभावक जिद्दी हो तो बच्चों को बदनामी का दाग तो लगता ही। अब बच्चे दिन भर यह तो जांच नहीं कर सकते कि उन्होंने दवा खाई है अथवा नहीं, क्योंकि दवा तो अभिभावक यानी बीमार को ही खाना है। तो हर मिनट अगर उनको जांच किया जाए तो उससे भी उनको गुस्सा आता है, इरिटेशन होता है। ऐसे परिस्थिति में मैं आप सबसे एक आग्रह जरूर करता हूँ कि ठीक है, अभिभावक जिद्दी हैं और अगर उनको कुछ खुदा न खास्ता दवा या बीमारी का लिहाज नहीं करने के कारण मौत होती है, कुछ घटनाएं अप्रिय घट जाती है, तो बच्चों को बदनामी का दाग लगता है कि उन्होंने अपने अभिभावक को, अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखा। लेकिन मैं एक आग्रह करता हूँ कि अपने माता पिता और ऐसे जिद्दी अभिभावकों को निश्चित रूप से ध्यान दें। अगर उनको जो घर का व्यक्ति मना सकता है, नाते रिश्तेदार में समझा सकता है, उसका प्रयोग करें और ज़रूरत पड़े तो ज़बरदस्ती भी करें, क्योंकि बीमारी और दवा इसका दोनों का नाता अलग नहीं हो सकता। अगर अलग होता है तो वो अशोक सिन्हा जी जैसे अचानक जो घटनाएं घटी है, जो उनका चला जाना हुआ है, जो स्वर्गवास कर गए, वैसी घटना किसी के यहाँ भी घटती है। और अक्सर मैं ये देखता हूँ कि अचानक कोई गप कर रहा है, बात कर रहा है, बीपी और शुगर ये अचानक सीधा आगे पीछे हुआ और ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप सब अपने अभिभावकों का ध्यान रखें। अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि कोई कहे कि आर्थिक स्थिति खराब थी इसलिए दवा नहीं लिया गया, तो ऐसा नहीं है। अब दवाएं आम उपलब्ध है और इतनी महंगी भी नहीं कि कोई ऐसा असाध्य रोग हो। बीपी और शुगर ये घर घर की बीमारी है और इसकी दवा कहीं से भी दी जा सकती है। हाथ अगर टूटा था तो इसके इलाज के लिए, अगर बीपी और शुगर है तो उसके लिए मैं सक्षम था, वो मेरे साथ बैठते थे, परंतु उन्होंने कभी एहसास नहीं हुआ। अगर उनको इलाज के हाथ टूटने के बाद ज़रूरत थी तो प्रशांत किशोर जी ने, जनसुराज पार्टी के सूत्रधार ने पटना से खबर भेजी थी कि वो जहाँ चाहे वहाँ उनके हाथ का ऑपरेशन होगा, तो उन्होंने मेरा नाम कह करके टाल दिया था कि जम्मू में सारी सुविधा उपलब्ध हो जा रही है। लेकिन उन्होंने मेरे साथ भी धोखा किया और किसी नीम हकीम, किसी दलाल, किसी फर्जी लोगों के चक्कर में फंसकर अपना हाथ गंवा बैठे और लगातार 7 महीने तक हाथ खराब होने के बाद धीरे धीरे दर्द में डूबते इस दुनिया से विदा करते। धन्यवाद। प्रणाम। आप लोगों को नहीं मालूम, लालू यादव पहली दफा आए, अधिकांश लोग के बात नहीं मालूम, मैं बोलता हूँ तो बीजेपी ने अपना समर्थन बीजेपी वो हट गए। उसके बाद नीतीश आए, नीतीश को बीजेपी ने सपोर्ट किया। नीतीश ने किसको सपोर्ट वसूली के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, कोई बात छिपा हुआ है? आज उसके घर में बहुत परेशानी हो रही है, बहुत सारी बात हो रही है जो बोला नहीं जा सकता है। लोन वसूलने के लिए रुपेश बाबू, किसान क्षेत्र के प्रखंड अध्यक्ष श्री राम सिंह जी, हमारे भावी प्रत्याशी प्रदीप चौधरी जी और तमाम जनता, माता एवं बुजुर्गों सभी को मेरा नमस्कार। अत्याचार करेंगे जनता पर कि उसको बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो भगत सिंह ने जो उनसे मिलने लोग गए थे उनसे कहा था कि मुझे चिंता इस बात की हो रही है कि जब देश आजाद हो जाएगा और ये भ्रष्टाचार
आवो जनाब आवो आइए आइए सब लोग आइए 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 इधर आ जाते थे आइए बाबू आइए। अरे हर चीज रे तुम भरा रे भरो क्या अरे लिखो में पैसा आ गया सब खाता में तुम्हारा ना आएगा फिर गाना का सबका सबका अपना मोबाइल छोड़ो सबका ककर बेटा है उधर पीछे तक आना चाहिए। मार्केट है तो भरिए फार्म बदलाव नहीं आप सदस्यता वाला नहीं सदस्यता वाला नहीं बदलाव वाला है। हाँ बदलाव वाला मेरे गांव में है तो लखीसराय में भरते हैं। अच्छा तीसरा मैच नहीं भरा है तो भर लो बाबू लखे दोस्त नहीं देना माल आएगा खाता में सबका गाना गाएगा ठीक वो कहा जो गाँव वाला आदमी है इधर से पूरा ऐसे लेके उधर तक करो ना। हाँ करके मोदी जी जीत गया है तो हम झूठ बोल के तो नहीं करा सके जब बात करें तो उनका हस्ताक्षर करते हैं लोग नीचे करके रुपेश बाबू किसान क्षेत्र के प्रखंड अध्यक्ष श्री राम सिंह जी, हमारे भाभी प्रत्याशी प्रदीप चौधरी जी और तमाम जनता माता एवं बुजुर्गों सभी को मेरा नमस्कार। जब ककारा भी लोग नहीं पढ़ रहा था उस समय ये वीर कुंवर सिंह की भूमिका में जनसुराज को खड़ा करने हर मीटिंग में जाने और उस मीटिंग के दौरान ही इनका हाथ एक्सीडेंट में टूट गया, लेकिन ये पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे योद्धा आज आपके बीच में हैं जो जनसुराज बुद्धिजीवी विचार मंच के अध्यक्ष हैं। दो शब्द ये संगठन को जो गठित हुआ है मनोनीत हुआ है उसको लेकर के आपको आशीर्वचन के रूप में देंगे। विद्वान को आशीर्वचन नहीं अरे आप बुजुर्ग हैं, विद्वान तो अपने जगह पे है, लेकिन आप बुजुर्ग हैं, इसके अभिभावक हैं, अध्यक्ष हैं, उस नाते तो होगा। 2024 10 जून को प्रशांत जी के द्वारा मुझे बुलाया गया था और उस मीटिंग में जाके प्रशांत जी के साथ में बैठे, बहुत विचार विमर्श बहुत बातों पर विचार विमर्श किया गया। तब जाकर के जिला विचार मंच का अध्यक्ष मुझे बनाया गया। 10 जून को जब हम लौट करके पटना से आए तो रुपेश बाबू से भी मिले हैं। हम बोले ऐसी ऐसी बात है, बोले बहुत अच्छी बात है। और पहला बैठक 22 जून को हमने रुपेश बाबू के मकान मसौड़ी में रखे और उस दिन से काम करते करते और विचार विमर्श करते रहे। राजेश बाबू के पास भी बैठ करके प्रदीप बाबू से भी चर्चा किए और हमारे भाई समान श्याम सुंदर जी हैं, इनसे भी बातचीत किए। तो लगा कि विद्वान, सबसे बड़े विद्वान अधिवक्ता, पत्रकार, शिक्षक होते हैं। तो एक यहाँ पर विद्वानों को, अधिवक्ताओं को बैठकर एक जगह करें और करने के बाद हम लोग पहल किए, जिसका परिणाम आज है कि इस भवन में हम लोग आज बैठे और जनसुराज के अधिवक्ताओं का एक संगठन बनाए, जो बहुत अच्छा सुखद लगा। जो रुपेश जी, हमारे ये श्याम सुंदर जी, राजेश बाबू, इधर अभी जो नए अध्यक्ष बर्मन जी,
ये सारे लोग मिलकर के जो एक नया टीम बनाए हैं, इसके लिए जन स्वराज बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। इधर आए थे